साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये दो तरह की फॉर्म में होते हैं, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म इस तरह से है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, दो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी पर। तो ये हमें दो इक्वेशन इस तरह से मिले हुए हैं, जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन इस तरह से सीधे सीधे इस फॉर्म में ये जनरल फॉर्म होती है। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो आगे। तो जनरल फॉर्म के को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। ये जो लिखा हुआ है सिंबॉलिक मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इन सभी में कुल मिला के एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो इक्वेशन है, इनमें दो अननोन है एक्स और वाई। तो इनमें जैसे हमने वाई को एलिमिनेट कर दिया दोनों इक्वेशन से, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा एक्स में, उसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसे किसी भी एक इक्वेशन में रख के वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इस तरह से होता है। तो जितने इक्वल के साइन होते हैं इसमें उतने इक्वेशन होते हैं, और उन्हें सॉल्व करने के लिए हम या तो ये ग्रुपिंग मेथड यूज़ करें, या मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करें, या कंबाइंड मेथड यूज़ करें। तो इनके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व डी एक्स ओवर डी टी माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी टी माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो इसमें जनरल फॉर्म में हमें ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। इसमें दो अननोन डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई, और ये दोनों टी पे डिपेंड कर रहे हैं। केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर टी है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, साइमल्टेनियस दो इक्वेशन, और इनको सॉल्व करके दो अननोन एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टी। तो इनको हम सिंबॉलिक नोटेशन में लिख लें। डिफरेंशियल ऑपरेटर डी वाई डी टी को कैपिटल डी से डिनोट करते हुए गिवन इक्वेशन में भी रिटन एज, फर्स्ट इक्वेशन में डी एक्स ओवर डी टी हो गया ये कैपिटल डी एक्स माइनस 7x, तो इसमें से x हमने इधर निकाल लिया, ब्रैकेट में डी माइनस 7 हो गया, और ये प्लस वाई इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में माइनस 2x अलग लिखा हुआ है, और ये हो गया कैपिटल डी वाई, और ये माइनस 5y, तो ये डी माइनस 5y इक्वल टू 0, इस तरह से हो गया। अब इसमें हम x और y के कोफिशिएंट देखें, या तो हम x को एलिमिनेट करने के लिए x के कोफिशिएंट एक जैसे करके, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, और अपोजिट साइन है तो ऐड करके कर सकते हैं, और इसी तरह से सिमिलरली हम y का देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग y बाई ऑपरेटिंग d माइनस 5 on 1 एंड सब। ये y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 है और दूसरे में d माइनस 5 है। तो दोनों में एक जैसा करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में d माइनस 5 हमने ऑपरेट कर दिया, तो ये y वाले टर्म दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए, और सेम साइन है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें ये मिल गया, y तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ इस पर ऑपरेट हुआ है d माइनस 5, तो ये d माइनस 5 d माइनस 7 x ये रहा, और ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ 2 इंटू d माइनस 5। ये नहीं सॉरी, सेकंड इक्वेशन में तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस 2, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स इसमें से ब्रैकेट से बाहर इधर निकाल दिया, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके डी स्क्वेयर माइनस 12d, और ये माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 2 ये 37 हो गया। इस तरह से हमें एक्स में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन
विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो इसका सॉल्यूशन CF प्लस PI करके हम निकालेंगे। तो CF के लिए इसके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन देख लें, डी की जगह m करते हुए m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इक्वल टू 0 से m की दो वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से कॉम्प्लेक्स, और वो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में। तो इससे हमारा CF हो गया e टू द पावर अल्फ़ा, और यहाँ पे t है, ध्यान से देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, e टू द पावर अल्फ़ा t C1 cos बीटा t प्लस C2 sin बीटा t। अल्फ़ा की जगह 6 है, बीटा की जगह 1 है, यहाँ पे ये रख लिया, ये CF हो गया। और PI इसमें 0 है क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0 है, तो PI 0, तो x इक्वल टू CF प्लस PI ये हो गए। यहाँ पर C1 और C2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई। x की इस वैल्यू को या तो रख सकते हैं हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके, और ये -7x करके यहाँ रख देंगे, तो y की सीधी सीधे वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन 2 में रखेंगे यहाँ पे x की सीधी वैल्यू, तो ये अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पर केवल 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही रहने चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के हैं, तो कुल मिलाकर के हमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यहाँ पे मिलने चाहिए। तो x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने के लिए जब हम dx करके यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो x की वैल्यू है इसको डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट कैपिटल dx इक्वल टू ये e की पावर 6 t का डिफरेंशिएशन 6 इंटू e की पावर 6t हो गया, और ये ब्रैकेट एज इट प्लस अब की बार e की पावर 6t एज इट रखा, और इसका डिफरेंशिएशन cos t का माइनस sin t का cos t हो गया। C1 C2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये जो बाई पार्ट्स करके इसका किया, इस पूरे में से e की पावर 6t कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये आ गया, और ये वैल्यू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड dx इन 1 इक्वेशन 1 में, ये dx की वैल्यू यहाँ से रख दी, -7x 7 इंटू x ये रख दिया, तो ये आ गई y की, y यहाँ पे है ही, इसको हम इधर ले जाएं, ये हम यहाँ से देखें y इक्वल टू, इनको इधर ले जाएं, y इक्वल टू 7x माइनस dx, ये रहा y इक्वल टू 7x माइनस dx, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, पूरे में से e की पावर 6t कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ये आ गया, तो ये x और y की दोनों वैल्यू जो है इनको अब हम एक जगह रख लें, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये नोट में भी बात मैंने लिखी हुई है, ट्राई टू अवॉइड इंटीग्रेशन फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यू आ जाए वो ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बढ़ जाएगा, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 है, इसमें हिंट दे रखी है, इसको कर सकते हो। इसमें भी PI 0 आएंगे, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है, पर ये दोनों इक्वेशन 2 ऑर्डर के हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ जाएंगे। मेथड वही ऊपर वाला, उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, y को एलिमिनेट कर लिया, x में एक इक्वेशन मिल गया, और इसमें x इक्वल टू CF प्लस PI तो 0 है, x इक्वल टू ये CF आ गया इस तरह से, और इससे 2 बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे जो रख दिया और x की वैल्यू रख दी, तो पहले इक्वेशन से इसमें y की वैल्यू आ जाएगी, 4y आया, ये इसको प्लस के इधर ले गए, और 4 से डिवाइड करके ये y की वैल्यू आ जाएगी, और x, y दोनों वैल्यू एक साथ रख करके आंसर लिख देंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 देखें, इसमें राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, यहाँ पे t है, e की पावर 2t है, तो इसमें PI भी निकलेगा, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी मेथड वही है। दोनों इक्वेशंस को इस तरह से फॉर्म में लिखा हमने, x वाले एक साथ ले लिए, ये y वाला इक्वल टू t, इसी तरह से इसमें ये -3x ये है, y वाली एक साथ लिख करके ये कर दिया। अब इसमें y को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेटिंग d+2 on 1 मल्टीप्लाइंग 2/3 एंड एडिंग वी गेट y एलिमिनेट हो गया, x में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया ये हमें, और इसमें CF और PI निकाल लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन m² प्लस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0 से m की 2 वैल्यूज 1 और -5 आ गई, तो ये CF हो गया, और ये PI इक्वल टू 1 अपॉन दिस, और ब्रैकेट में ये रखा, ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, ब्रैकेट खोल दिया, एक्सपोनेंशियल अलग, और ये पॉलिनोमियल यहाँ तो लीनियर है जितना भी होगा ये यहाँ पे रख लिया, और इसको
कैलकुलेट कर लिया। पॉलिनोमियल वाले में तो एक्सपेंड करके हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल में डी की जगह 2 रख करके ये हो गया। ठीक है, इस तरह से x इक्वल टू सी एच प्लस पी आई, और इससे यहाँ पर ये पहले इक्वेशन में 3y इक्वल टू ये dx प्लस 2x, ये 3y को इधर ले गए, dx प्लस 2x और t को इधर ले गए माइनस करके, ये माइनस टी, तो इसमें x को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर रख दें dx प्लस 2 इंटू एक्स माइनस टी एज इट, और इसमें y की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, ये y आ गया। इस तरह से आंसर लिख देंगे। इसी तरह से और क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे ही कर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्व एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी इस तरह का होते हैं लैग्रेंज फॉर्म, तो करने का मेथड सेम है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 फ्रैक्शन ले लें, दिस इक्वल टू दिस, तो इसमें जेड कैंसिल हो रहा है, और ये हमें x और y में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल मिल गया जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, और इंटीग्रेट करके इसका ये सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हमें ये लास्ट फ्रैक्शन जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने पहले नहीं लिया था, तो अब की बार ये लेना पड़ेगा। इसके साथ में हम कोई सा भी ले लें, फर्स्ट या सेकंड फ्रैक्शन, तो दोनों में से कोई सा भी हम लेके देखें, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन ये हमने ले लिए, तो इसमें वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स डी एक्स इक्वल टू इधर डी जेड, और ये जेड इधर ले गए डी जेड के साथ में, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट करके ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया, और दोनों को एक साथ लिख दिया, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, इस तरह से ये लिख दिया, ये आंसर हो गया। तो ये ग्रुपिंग मेथड, यहाँ पर पहले मेथड जो है ग्रुपिंग मेथड, उससे ये किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह से, इसमें फर्स्ट और सेकंड को लेकर के ये इंटीग्रेट हो गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। अब अगले सॉल्यूशन के लिए थर्ड तो हमें लेना ही पड़ेगा इसके साथ, चाहे फर्स्ट लें या सेकंड लें। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, ये डी वाई डी जेड में है और इसमें x भी आ रहा है, तो इस x की वैल्यू हम पहले वाले सॉल्यूशन से रख दें इन टर्म्स ऑफ y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वन प्लस वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सी वन, यहाँ पर ये रख दिया। अब ये y और z में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इंटीग्रेट करके ये लॉग में ये इसका सॉल्यूशन आ गया, और दोनों को एक साथ लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन से एक इंटीग्रेशन तो इजीली आ गया, और वहाँ से वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें अगले वाले इंटीग्रेशन करने के लिए, जिसमें कि ये थर्ड फ्रैक्शन तो ज़रूर लेना ही, इसके साथ में चाहे फर्स्ट लें या सेकंड लें, कोई सा भी लें, इसमें मिक्स हो रहे हैं तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और फिर इंटीग्रेट हो गया। और ये ध्यान रहे कि जो वैल्यू हमने रखी है तो फिर बाद में भी वो वापस वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। जैसे ये यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में ये C1 है, तो अगेन इसमें C1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखनी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पर ये y माइनस 3x की जगह पे यहाँ पे ये C1 रख दिया y माइनस 3x की जगह पे, तो फिर वापस इंटीग्रेशन होने के बाद में C1 की जगह पे y माइनस 3x ये रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये रख दिया। इसी तरह से आगे और एग्जाम्पल देख सकते हो। अभी अगला एग्जाम्पल जो है, इसमें मल्टीप्लायर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इसमें हम लेके करें तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन हमने ले लिए, तो इसमें z कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो वेरिएबल सेपरेट से ये एग्जाम्पल तो हो रहा है, हो जाएगा, कर सकते हैं, और फिर भी मल्टीप्लाई मेथड समझ लें। इसमें हम ऊपर नीचे अगर इसमें x का इसमें y का इसमें z का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, जैसा ऊपर करेंगे वैसे नीचे करेंगे, तो अपॉन में ये सारी चीज़ कैंसिल हो गई, और ये हमें ऊपर वाला इक्वल टू 0, इसके साथ में जैसे हम ये ले रहे हैं तो ये अपॉन वाला 0 इसमें मल्टीप्लाई होकर के दिस इक्वल टू 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें
दूसरी बार मल्टीप्लायर से लिए ए एक्स बी वाई सी जेड, पहले वाले में ए एक्स ऊपर नीचे, दूसरे वाले में बी वाई, तीसरे वाले में सी जेड, इस तरह से लेते हुए ये हमने ले लिए। तो इसमें भी अपॉन में जीरो हो रहा है, दूसरा इक्वेशन ही मिल गया, दोनों को ये इंटीग्रेट करके ये दो सॉल्यूशन मिल गए, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन। एक साथ इनको लिख करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये है, तो ये वाला एग्जाम्पल तो वेरिएबल सेपरेट करने से भी हो जाता, पर मल्टीप्लायर का मेथड यहाँ पे समझ लिया। ये अगला जो एग्जाम्पल है ये तो मल्टीप्लायर से करना ही पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेट इसमें नहीं हो रहे। तो इसमें एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करके लिए, अपॉन में जीरो आ गया, एक इक्वेशन इससे मिल गया। दूसरा 1/x 1/y 1/z लिए, ये x ऊपर चला गया, y ऊपर चला गया, z ऊपर, या फिर 1/x यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 1/x यहाँ पे किया तो x कैंसिल हो गया। इसी तरह से इसमें y कैंसिल हो गया, इसमें z कैंसिल हो गया, और इनको ऐड किया तो ये सब प्लस माइनस कैंसिल हो गए, जीरो आ गए। तो इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को इंटीग्रेट करके और ये सॉल्यूशन लिख दिया। इसी तरह से सारे सवाल करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए, अच्छे से करिए।